Hello students. In previous chapter we will read about why did the East India Company come to India and how did they become the नवाब। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई और वो यहाँ का नवाब कैसे बन बैठी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूलिंग द कंट्री साइड कि कंपनी ने यहाँ के विलेज एरिया पर यानी गांव जो एरिया है कंट्री साइड मीन्स रूरल एरियाज़ पर अपना कंट्रोल कैसे किया, मतलब वहाँ पर भी उन्होंने कैसे अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था। द कंपनी बिकम्स द दीवान। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट विद अ फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एट विटनेस्ड। ये जो इवेंट है ये शायद मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में लॉर्ड क्लाइव के टेंट में हुआ होगा। मीन्स ये जो अपॉइंट किया गया था उन्हें दीवान के रूप में, तो ये जो घटना है ये लॉर्ड क्लाइव के टेंट में हुई होगी। लेकिन बट द पेंटिंग अबव जो ऊपर पिक्चर दी हुई है, द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेशन टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग। इस घटना को एक समारोह के रूप में शो किया गया है। द पेंटर वॉज कमीशन्ड by Clive to record the memorable event in Clive's life। जिसे जो चित्रकार है जिसने ये चित्र बनाया है उसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। द ग्रैंड ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। बंगाल की दीवानी मिलना अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना थी, मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसीलिए उन्होंने इसको अपना मेमोरेबल इवेंट माना है, यानी एक यादगार घटना माना है और अपने चित्रकार के द्वारा उसको शो करवाया गया। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले जो भूभाग है उसके आर्थिक मामलों की वो मुख्य शासक बन गई थी। नाउ इट had to think of administering the land and organizing its revenue resource। अब उसे केवल अपनी ज़मीन जो उसके अंडर में है उस पर शासन कैसे चलाना है और आमदनी को इकट्ठा करने के लिए क्या तरीका अपनाना है, सिर्फ यही सोचना था। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company। इसके लिए उसे ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के जो खर्चे उनके बढ़ रहे हैं उनको पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what is wanted। एक ट्रेडिंग कंपनी होने के नाते यानी व्यापारी कंपनी के होने के नाते उसे ये भी ध्यान रखना था कि वह अपनी ज़रूरतें की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे। Over the years, the company also learned that it had to move with some cousins। बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद कंपनी को ये बात समझ आने लगी कि अब उसे जो भी कदम उठाना है, मतलब जो भी उसे आगे मूवमेंट करनी है वो बहुत सावधानी से करनी है। बीइंग एन एलियन पावर, क्योंकि वो एक बाहरी ताकत है। इट नीडेड टू पैसिफाई दोज who in the past had ruled the countryside। अब साथ साथ मुझे जो इस एरिया के पहले शासक थे यानी जो पहले शासन कर चुके हैं इन एरियाज़ पर उन्हें भी शांत रखना था। Those who had held local power and to be controlled but they could not be entirely eliminated। उन्हें वो सिर्फ कंट्रोल कर सकती थी, मतलब उनकी जो पावर थी पुराने शासकों की उनको वह कंट्रोल कर सकती थी, वह उन्हें पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती थी। हाउ वाज दिस टू बी डन, ऐसा कैसे हो सकता है।
In this chapter we will see how the company came to colonize the countryside. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंपनी ने धीरे धीरे रूरल एरियाज़ को उपनिवेश में कैसे बदला, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, वहाँ पर अपने आमदनी के जहाँ से वो आमदनी जुटा सके यानी उसके संसाधन कैसे जुटाए, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के अधिकार को कैसे तय किया, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, और जिन फसलों की खेती वह करवाना चाहती थी उसने वो खेती कैसे करवाई, उनका उत्पादन कैसे करवाया। रिवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी की आमदनी यानी वो कैसे रिवेन्यू प्राप्त करती थी, कहाँ कहाँ से उसको आमदनी मिलती थी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी दीवान तो बन गई थी, बट इट स्टिल साइड सेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर, परंतु वह अभी भी अपने आप को एक व्यापारी के रूप में ही देखती थी। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शंस, वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ से इनकम कलेक्ट करना चाहती थी, रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मतलब कोई नियमित व्यवस्था करने में वो हिचकिचा रही थी कि रेवेन्यू को कौन कलेक्ट करेगा, इसके लिए कोई एक व्यवस्था बनाने के लिए वो तैयार नहीं थी। द फोर्थ वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल, उसका जो मेन मकसद था वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी जुटाना था, जिससे कि वो यहाँ की कॉटन और सिल्क को सस्ते दामों में खरीद सके। विदिन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड, 5 साल के भीतर बंगाल में जो कंपनी द्वारा जो चीज़ें खरीदी जाती थी उनका मूल्य 2 गुना हो गया। बिफोर 1865 यानी 1865 से पहले द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन, कंपनी जो यहाँ से सामान खरीदती थी उसके लिए उसे गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से आयात करना होता था, मीन्स गोल्ड और सिल्वर के बदले वो यहाँ से सामान लेती थी। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, लेकिन अब उसे रेवेन्यू से इतनी आमदनी हो जाती थी कि उसे बंगाल से कोई भी ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आयात करने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो यहीं से आमदनी इकट्ठा करके निर्यात के लिए सामान आसानी से खरीद सकती थी। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग आ डीप क्रिटिसाइज, जल्दी ही यह बात साबित हो गई कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वह बहुत गहरे संकट में फंसती जा रही है, यानी बंगाल बहुत आर्थिक संकट में आता जा रहा है। आर्टिसंस वर डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइजेस, जो यहाँ के कारीगर थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्ती बेचनी पड़ती थी। द पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि इनके द्वारा जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था। आर्टिसनल प्रोडक्शंस वार इन डिक्लाइन, इसलिए जो दस्तकारी का जो काम था वो डिक्लीन होता जा रहा था, यानी उनका उत्पादन कम होता जा रहा था। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड सेंस ऑफ कोलैप्स, और जो खेती बाड़ी थी वो भी लगभग चौपट हो चुकी थी। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन killed 10 million people in Bengal, about 1/3 of the population was wiped out। फिर 1770 में एक अकाल पड़ा जिसमें बंगाल के लगभग 1 करोड़ लोग मौत के घाट उतर गए, मतलब वो मौत की चपेट में आ गए। लगभग बंगाल की टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट जो था वो ख़त्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब खेती में सुधार की आवश्यकता। अब धीरे धीरे कंपनी को रियलाइज़ होने लगा कि अगर उन्हें अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उन्हें एग्रीकल्चर में सुधार करना चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने अलग अलग नीति का यूज़ किया, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इफ द कंपनी वाज इन रूइंस, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कुड द कंपनी विद सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, क्या कंपनी जो थी वो अपने राजस्व आय के बारे में चुप रह सकती थी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड
हैड टू बी इनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। कंपनी के काफ़ी अफसरों ने यह फील किया कि उन्हें लैंड पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि एग्रीकल्चर में सुधार किया जा सके और उनकी आमदनी बढ़ सके। हाउ वाज दिस टू बी डन? ऐसा कैसे किया जा सकता है? आफ्टर 2 decades of debate on the questions, the company finally introduced the permanent settlement in 1793। 2 साल के डिबेट्स के बाद यानी बहस के बाद कंपनी ने में फाइनली यही डिसीजन लिया कि उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लागू की गई, यानी स्थायी बंदोबस्त 1793 में उन्होंने लागू किया गया था। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट, इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग द राजास एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज एंड जमींदार, इसकी मेन जो फीचर्स थे उसके अकॉर्डिंग राजा और तालुकदारों को जमींदारी दे दी गई थी, मतलब उन्हें जमींदार माना जाने लगा था। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी। उन्हें किसानों से लगान वसूल करना था और कंपनी को जो है राजस्व पे करना था। डैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। इसका जो मेन फीचर था परमानेंट सेटलमेंट का वो ये था कि इसमें जो रिवेन्यू कंपनी को देना था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी फ्यूचर में, यानी उसको स्थायी कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था। इट वॉज फेल्ट डैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू इनटू द कंपनीज coffers and at the same time encourage the जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। इसमें यह महसूस किया गया कि जब रिवेन्यू फिक्स कर दिया जाएगा कंपनी के लिए तो उन्हें तो अपने रेगुलर टाइम पर जो है रिवेन्यू मिलता रहेगा और जमींदारों को जो इम्प्रूवमेंट होगी, मतलब प्रोडक्शन में जब इम्प्रूवमेंट होगा तो उन्हें जो बेनिफिट होगा इससे वो लैंड पर इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि एग्रीकल्चर में भी सुधार होगा। सिंस द रिवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि राज्य द्वारा जो रिवेन्यू की डिमांड थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और जो जमींदार हैं वो बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे। द प्रॉब्लम, अब इसमें क्या समस्या आई, यानी उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था उसमें भी कुछ समस्याएँ आई। द परमानेंट सेटलमेंट हाउ एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, परमानेंट सेटलमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, कि जो जमींदार हैं जिनको कहा गया था कि वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि एग्रीकल्चर में सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जमींदार जो है वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। द रिवेन्यू डैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई, और जो रिवेन्यू था वो भी बहुत ज़्यादा था। द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, जिससे कि जमींदार पे करने में कठिनता आ रही थी, उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रिवेन्यू लॉस्ट इज जमींदारी, और जो इस रिवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे उनकी जमींदारी छीन ली गई। नंबरस जमींदारी वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, काफ़ी जमींदारों की जो जमींदारी है वो कंपनी के द्वारा जो है उसकी नीलाम कर दी गई थी, उसकी नीलामी कर दी गई थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज, यानी 19th सेंचुरी के पहले दशक में जो चेंज था वो काफ़ी सिचुएशन में काफ़ी चेंज आया। द प्राइजेज इन द मार्केट रोज एंड द इनकम ऑफ द जमींदार्स एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, मार्केट में वस्तुओं का दाम बढ़ने लगा, उनकी मांग भी बढ़ने लगी और जो है कल्टिवेशन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, यानी जो खेती बाड़ी थी वो भी फैलने लगी थी। This meant an increase in the company since it could not increase a revenue demand that had been fixed permanently, क्योंकि अब कंपनी अपनी जो रेवेन्यू था उसमें वो बढ़ोतरी कर नहीं सकती थी, वो फिक्स कर दिया गया था और इसमें ज़मींदारों को ज़्यादा इनकम हो रही थी। इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग
द लैंड। लेकिन अभी भी जमींदार लैंड पर कोई इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी लैंड की इम्प्रूवमेंट में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट्स। कुछ जमींदारों ने तो अपनी जो ज़मीन थी वो सेटलमेंट के शुरुआती सालों में ही खो दी थी। अदर्स नाउ सा द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो बाकी जो जमींदार थे वो बिना परेशानी और निवेश के खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद उन्हें अभी भी दिखाई दे रही थी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एज लॉन्ग एज द जमींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। वो जब तक किसानों को लगान के बदले ज़मीन दे रहे थे तब तक उन्होंने ज़मीन के इम्प्रूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था। ऑन द अदर हैंड इन द विलेज द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। दूसरी तरफ जो गाँव थे यानी खेतीहर मजदूर थे उनके लिए भी ये जो सिस्टम था वो बहुत ऑपरेसिव था, मतलब उनके लिए दमनकारी हो रहा था। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट टू द लैंड वाज इनसिक्योर। जो उनको लगान देना होता था वो बहुत ज़्यादा था और उनका जो ज़मीन पर अपना अधिकार था वो भी इनसिक्योर था, मतलब सेफ नहीं था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अपना लगान देने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट ही वॉज इविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस। जब वो लगान देने में असमर्थ हो जाते थे, मतलब वो नहीं दे पाते थे, तो उन्हें उनकी जनरेशन ज़मीन यानी जो पुश्तैनी ज़मीन होती थी उससे उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। एक नई व्यवस्था। जब परमानेंट सेटलमेंट उनका असफल रहा तो एक नए सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया गया। बाय द अर्ली 19th century many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि जो राजस्व है यानी बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना चाहिए, वो फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम वह कैसे चला सकती है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी एन इंग्लिशमैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी devised the new system which came into effect in 1822। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया था। ही फेल्ट डैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। उसने महसूस किया कि जो गांव है वो एक इम्पोर्टेंट सामाजिक संस्था है उत्तरी भारतीय सोसाइटीज़ में, इसलिए हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसे सेफ रखना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शंस कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स ऑफ एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। उसके नेतृत्व में कलेक्टर्स गांव-गांव में दौरा किया उन्होंने, वहाँ पर उन्होंने लैंड्स को इंस्पेक्शन किया और खेतों को नापा और वहाँ के रीति रिवाजों और उनके अधिकारों को रिकॉर्ड किया। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या माहल से वसूल होने वाले राजस्व का उन्होंने हिसाब लगाया। तो यहाँ विलेज को एक माहल के नाम से जाना गया। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। ये जो डिमांड थी उसे फिक्स नहीं किया गया था, उसमें समय समय पर उसमें जो है संशोधन किया जा सकता था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रादर देन द जमींदार। और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो चार्ज था वो विलेज हेडमैन यानी गांव के मुखिया को दे दिया गया जमींदारों की अपेक्षा। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द मालवाड़ी सेटलमेंट। और ये जो सिस्टम था, जो न्यू सिस्टम था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, इसको मालवाड़ी सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। Thank you.